तो क्या ख्याल है, क्या ये चुनौती पार हो पाएगी? अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज को परखने का समय आ गया है। पहला राउंड अब शुरू होता है। हमारे पहले राउंड का फोकस है प्राचीन भारत के शासक और उनके पावरफुल राजवंश। देखते हैं कि हम इन महान नेताओं के बारे में कितना जानते हैं। ओके, तो पहला सवाल ही है मैच द कॉलम वाला। एक तरफ राजाओं के नाम है और दूसरी तरफ उनके राज्य। धनंजय, नीलराज, उग्रसेन और विष्णुगोप। इन्हें उनके सही राज्यों अमुक्त, कांची, कुस्थलपुर और पालक से मिलाना है। लगाइए दिमाग, क्या होगा सही मैच? और सही जवाब है ऑप्शन सी। इलाहाबाद स्तंभ का जो शिलालेख है ना, वो बताता है कि ये सब दक्षिण के राजा थे जिन्हें महान सम्राट समुद्रगुप्त ने हराया था। तो मतलब धनंजय थे कुस्थलपुर से, नीलराज अवमुक्त से, उग्रसेन पालक से और विष्णुगोप कांची से। चलिए अब अगला सवाल आता है मुद्रा के इतिहास से। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने का क्रेडिट सबसे पहले किसे दिया जाता है? क्या वो पुष्यमित्र शुंग थे, मिनांडर, विम कटफिसेस या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी? इसका सही जवाब है विम कटफिसेस। देखिए, सोर्सेस के मुताबिक भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने ही चलाए थे, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर एक रेगुलर करेंसी के तौर पर ढालने का काम कुषाण शासक विम कटफिसेस ने ही किया था। चलिए अब एक बिल्कुल सीधा सा सवाल। शासक धंगदेव का ताल्लुक किस राजवंश से था? जेजक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, माहिष्मती के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी? और सही जवाब है जैजाक भुक्ति के चंदेल। धंगदेव, जिनका नाम शिलालेखों में धंगदेव भी मिलता है, वो चंदेल डायनेस्टी के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। ये वही इलाका है जिसे आज हम मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। चलिए अब राजाओं और लड़ाइयों की दुनिया से थोड़ा हटकर आर्ट और कल्चर की दुनिया में चलते हैं। ये राउंड है प्राचीन भारत की क्रिएटिविटी के बारे में। ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है। अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले, इन गुफाओं में से कहाँ पर 11 सिरों वाले बोधिसत्व की एक यूनिक मतलब दुर्लभ मूर्ति मिलती है? सही जवाब है कन्हेरी की गुफाएं। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये भारत में पत्थर से बनी 11 सिरों वाले अवलोकितेश्वर की इकलौती ज्ञात मूर्ति है, जो इसे आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल दोनों लिहाज से बहुत ही खास बना देती है। ओके, अब एक सवाल आर्किटेक्चर पर। पहला स्टेटमेंट है गुंटुपल्ली की शुरुआती चैत्यगृह और विहार वेस्ट गोदावरी जिले में है, और दूसरा दक्कन के चैत्य और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो क्या दोनों सही है या सिर्फ एक? यहाँ सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है। गुंटुपल्ली वाकई में वेस्ट गोदावरी जिले में ही है, और हाँ, दक्कन में कई विहार और चैत्य चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, पर यह कहना कि सभी ऐसे ही थे, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक सामान्यकरण होगा। चलिए अब रुख करते हैं लिटरेचर की तरफ। मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तरा रामचरितम और ऋतु संहारम, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? और सही जवाब है उत्तरामचरितम। ये एक शानदार रचना तो है, लेकिन इसके रचयिता कालिदास नहीं बल्कि महान नाटककार भवभूति थे। तो लीजिए, हम अपनी इस चुनौती के फाइनल राउंड में आ पहुंचे हैं। इस दौर में सवाल थोड़े हटकर होंगे, तो तैयार हो जाइए। ये एक क्रोनोलॉजी वाला सवाल है। चीनी यात्री सुंग्युन ने भारत की यात्रा कब की थी? दिए गए ऑप्शंस में से सही टाइम फ्रेम कौन सा है? सही जवाब है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। सुंग्युन एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जो बौद्ध धर्म ग्रंथों को खोजने के लिए भारत आए थे, और यही उनकी यात्रा का समय था। तो हमने राजवंशों, कला, साहित्य सब पर बात कर ली, लेकिन आजकल के प्रतियोगी परीक्षाओं की एक खासियत है, वो आपको चौंका सकते हैं। तो अब तैयार हो जाइए एक ऐसे सवाल के लिए जो सीधे आज की दुनिया से जुड़ा है। और ये रहा वो सवाल। हम प्राचीन भारत से सीधे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर छलांग लगा रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स यानी ICPS पर नया प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये टेक्नोलॉजी और हमारी फिजिकल दुनिया को जोड़ने की बात हो रही है। और इसका सही जवाब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
ये सवाल बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक ही एग्जाम में प्राचीन राजवंशों से लेकर आज की साइबर पॉलिसी तक सब कुछ पूछा जा सकता है। तो इस पूरी चुनौती से हमने क्या-क्या सीखा? हमने देखा कि कुषाणों ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए, चंदेल राजवंश बुंदेलखंड में फला फूला और कन्हेरी की गुफाओं में एक बहुत ही यूनिक कलाकृति है। और सबसे बड़ी बात, आज के दौर में ज्ञान की परख प्राचीन और आधुनिक दोनों दुनियाओं को मिलाकर की जाती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब एक ही टेस्ट में प्राचीन राजाओं और साइबर फिजिकल सिस्टम दोनों के बारे में पूछा जाता है, तो ये हमारे आज के समाज में नॉलेज को लेकर क्या बताता है कि हम किस तरह के ज्ञान को अहमियत देते हैं। सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज ना इतिहास की किताबों को सिर्फ पढ़ने नहीं वाले, बल्कि उसे एक मजेदार चैलेंज में बदलने वाले हैं। हमारे सामने है गुप्त साम्राज्य से जुड़ा ये दस्तावेज, और इसी का इस्तेमाल करके हम अपने ज्ञान को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा चैलेंज, प्राचीन भारतीय इतिहास पर कुछ सवाल, और ये सब गुप्त काल के बारे में है, वही दौर जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। देखते हैं कि इतिहास के इस एक पन्ने में कितने रहस्य छिपे हैं। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंज 3 राउंड्स में होगा। पहले राउंड में हम समाज और संस्कृति की बात करेंगे, दूसरे में महान शासकों की, और तीसरे में शाही प्रशासन की, और हाँ, आखिर में हम सारे जवाब भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए हम पहले दौर में, समाज और संस्कृति। इस सेक्शन में हम गुप्त काल की जमीन और उनके साहित्य से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। पहला सवाल जमीन के क्लासिफिकेशन से जुड़ा है। यहाँ 4 तरह की जमीनों के नाम हैं और उनके मतलब। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जोड़े सही हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए इन ऑप्शंस को। तो चलिए सही जवाब देखते हैं। क्षेत्र का मतलब था खेती वाली जमीन, और खिल का मतलब बंजर जमीन। ये तो सही है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अपरहत जंगल की जमीन थी, और वास्ती रहने लायक जमीन, जो ऑप्शंस में दिए गए मतलब से काफी अलग है। इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में जमीन का क्लासिफिकेशन कितना डिटेल और स्पेसिफिक हुआ करता था। चलिए अब जमीन से आगे बढ़ते हैं और साहित्य की बात करते हैं। सवाल है महान कवि और नाटककार कालिदास के बारे में, जो उस दौर के एक लिटरेरी जायंट थे। स्क्रीन पर कुछ रचनाओं के नाम हैं, हमें पहचानना है कि इनमें से कौन कौन सी उनकी हैं। और इसका जवाब है ये सभी। जी हाँ, सवाल में दी गई 5 रचनाएं कालिदास की ही हैं, बल्कि सोर्स बताता है कि उनकी कुल 7 बड़ी रचनाएं थीं। ये उनके इनक्रेडिबल टैलेंट को दिखाता है ना। तो पहला राउंड यहीं खत्म होता है। अब हम उन ताकतवर सम्राटों की तरफ बढ़ेंगे जिन्होंने गुप्त वंश को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चलिए दूसरे दौर में चलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, पुराने जमाने में राजा महाराजा अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े टाइटल्स या उपाधियां लेते थे। सवाल कुमारगुप्त प्रथम के बारे में है, जिन्होंने 40 साल से भी ज्यादा राज किया। तो उन्होंने इनमें से कौन कौन सी उपाधियां अपनाई थी? इसका सही जवाब है कि उन्होंने महेंद्रादित्य और अश्वमेध महेंद्र, ये दोनों उपाधियां धारण की थी। अश्वमेध महेंद्र टाइटल खास तौर पर उनके अश्वमेध यज्ञ करने की वजह से मिला था, जो उस समय किसी भी राजा की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी, मतलब कौन कब आया, ये बहुत जरूरी होता है। तो अगला सवाल इसी पर है। यहाँ 4 बड़े गुप्त सम्राटों के नाम हैं, हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है कि कौन पहले आया और कौन बाद में। और सही क्रम है, सबसे पहले समुद्रगुप्त, उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आए कुमारगुप्त प्रथम, और आखिर में स्कंदगुप्त। ये सिर्फ राजाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये एक महान राजवंश की कहानी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ी। तो हमने समाज और शासकों की बात कर ली, पर इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? उसका मैनेजमेंट कैसे होता था? चलिए अब अपने आखिरी राउंड में चलते हैं और गुप्त साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। अब ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ गुप्त काल के अधिकारियों के पद हैं और दूसरी तरफ उनके काम। हमें सही पद को सही काम से मिलाना है। ये सवाल गुप्त साम्राज्य की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सही जवाब देखते हैं। जैसे कि संधि विग्रहिक, ये एक तरह से उस समय के विदेश मंत्री थे जिनका काम शांति और युद्ध से जुड़े फैसले लेना था। वहीं उपरिक बड़े बड़े प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था, मतलब एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था।
और अब आता है हमारा आखिरी सवाल। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से ही जुड़ा है। साम्राज्य को अलग अलग हिस्सों में कैसे बांटा गया था? यहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं और उनकी गवर्निंग बॉडीज। हमें इनका सही मिलान करना है। हाँ, ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जो सोर्स मटेरियल है वो स्ट्रक्चर को साफ करता है। देखिए, पूरा साम्राज्य बड़े बड़े प्रांतों में बटा था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। इन भुक्तियों को उपायुक्त संभालते थे। फिर इन प्रांतों को और छोटे छोटे जिलों में बांटा गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था। मतलब एक प्रॉपर टॉप डाउन हायरार्की थी। और इसी के साथ हमारे सारे सवाल खत्म होते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इस पूरी हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन से हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। तो टेकअवेज क्या हैं? हमने देखा कि गुप्त प्रशासन में जमीन के क्लासिफिकेशन का एक बहुत डिटेल सिस्टम था। हमने कालिदास जैसे महान साहित्यकार के बारे में जाना। हमने समुद्रगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त तक महान शासकों के क्रम को समझा। और हमने देखा कि कैसे पूरा साम्राज्य एक सोफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाया जाता था, जिसमें प्रांत और जिले बने हुए थे। ये सब हमें सिर्फ एक पन्ने से पता चला। ये पूरा चैलेंज तो बस कुछ सवालों पर ही आधारित था, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर इतिहास का सिर्फ एक पन्ना हमें इतनी सारी कहानियां बता सकता है, तो सोचिए प्राचीन दुनिया के न जाने कितने और रहस्य और कहानियां होंगी जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। है ना कमाल की बात?